नमस्कार दोस्तों, अगर भारत में नेपाल सरीखी हिंसा होती है तो क्या होगा? क्या भारत इसके लिए तैयार है? और क्या भारत सचमुच नेपाल जैसा खतरा झेल रहा है? आज के वीडियो में हम इन मुद्दों पर गहन चिंतन करेंगे, इसलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर धुआं उड़ रहा है, संसद भवन जल चुका है और युवाओं की आवाजें गूंज रही है। जनरेशन जेड के नेतृत्व में चले आंदोलन ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य विद्रोह है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इंजीनियर्ड अराजकता यह शब्द अब नेपाल की राजनीतिक हलचल को परिभाषित कर रहा है। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन और आर्थिक असमानता के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने पूरे हिमालयी राष्ट्र को अस्थिर कर दिया है। लेकिन क्या यह अराजकता भारत की सीमाओं तक फैल सकती है? क्या भारत, जो नेपाल का सबसे बड़ा पड़ोसी और आर्थिक सहयोगी है, इस तूफान से बचा रहेगा? इस विश्लेषण में हम नेपाल की वर्तमान संकट की जड़ों को खंगालेंगे और भारत के लिए इसके निहितार्थों पर नजर डालेंगे। दोस्तों, नेपाल का इतिहास अस्थिरता का पर्याय रहा है। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से यह देश 14 सरकारें बदल चुका है, लेकिन कोई भी पूर्ण 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह ने 17,000 से अधिक लोगों की जान ली और लाखों को विस्थापित कर दिया। 2001 का शाही नरसंहार ने परिवार को हिला दिया। 2006 के जन आंदोलन में राजा ज्ञानेंद्र के प्रत्यक्ष शासन का अंत किया। 2015 का नया संविधान संघीय व्यवस्था लाया, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय असंतोष बरकरार रहा। मधेसी आंदोलन ने भारत नेपाल सीमा पर तनाव पैदा किया और 2015 का कथित भारतीय नाकाबंदी ने नेपाल को चीन की ओर धकेल दिया। आज जब अर्थव्यवस्था रेमिटेंस यानी जीबीटी का 12 से 13% पर टिके है और युवा बेरोजगारी की दर 20% से ऊपर है, तो जनाक्रोश स्वाभाविक लगता है। लेकिन क्या यह स्वतः स्फूर्त है? सितंबर 2025 का संकट 4 सितंबर को शुरू हुआ, जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। आधिकारिक तौर पर यह फर्जी खबरों और घृणा फैलाने के खिलाफ था, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इससे पहले नेपो किड्स कैंपेन ने राजनेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल को उजागर किया। डिजाइनर बैग्स, विदेशी यात्राएं, जबकि 30% से अधिक नेपाली गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। 8 सितंबर को काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, लेकिन पुलिस की गोलीबारी में 19 लोग मारे गए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अगले दिन संसद, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई। हिल्टन होटल और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया। ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मृतकों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी। यह अराजकता इंजीनियर्ड क्यों लगती है? विश्लेषकों का मानना है कि यह रंगीन क्रांति का रूप ले चुकी है। जनरेशन जेड ने डिस्कॉर्ड और क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन से फंडिंग बिना सरकारी निगरानी के की। मार्च 2025 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने राजशाही बहाली के लिए 60,000 लोगों का मार्च निकाला, जो हिंसक झड़पों में बदल गया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर पर्यावरण क्षति का जुर्माना लगा और प्रधानमंत्री ओली ने उन्हें आतंकवादी कहा। लेकिन असली खतरा बाहरी शक्तियों से है। पाकिस्तान, तुर्की और खाड़ी देशों से जुड़े मस्जिद नेटवर्क, ISIS से लिंक, जो दक्षिण एशिया की स्थिरता को चुनौती दे सकते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BIR ने नेपाल को कर्ज के जाल में फंसा दिया है, जबकि अमेरिका और भारत की छाया में RPP जैसे दक्षिणपंथी समूह सक्रिय हैं। एक्स पर पोस्ट से साफ है कि चीन गैर हस्तक्षेप नीति पर अड़ा है, लेकिन कुछ इसे कलर रेवोल्यूशन का असफल प्रयास मान रहे हैं। नेपाल की सेना अब सड़कों पर है। 91% नेपाली सेना पर भरोसा करते हैं, जो नागरिक नियंत्रण में रहती है। जनरेशन जेड ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जो भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाले पहली महिला CGI हैं। संसद भंग कर 2026 के मार्च में चुनाव तय हैं, लेकिन क्या यह स्थिरता लाएगा? इतिहास कहता है नहीं। नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति उत्तर चीन, दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत इसे बफर जोन बनाती है। हिंदू राष्ट्र बहाली की मांगें भारत के हिंदुत्व से प्रेरित लगती हैं, लेकिन सीमा विवाद तनाव बढ़ा सकता है। अब सवाल भारत का, क्या भारत इस अराजकता से प्रतिरक्षित है? सतह पर हाँ, लेकिन गहराई में नहीं। भारत नेपाल संबंध 1950 के शांति और मैत्री संधि पर टिके हैं, जो खुली सीमा और नेपाली नागरिकों को भारत में काम की आजादी देती है। भारत
और नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 64% व्यापार भारत से ही होता है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। 2024 के समझौते के मुताबिक 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद का और फरवरी 2025 में LNG निर्यात का भी साझेदारी है। सूर्य किरण जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास और गोरखा रेजिमेंट मजबूत सैन्य बंधन दिखाते हैं। मार्च 2025 में पोखरा में सीमा प्रबंधन पर संयुक्त बैठक हुई जो तस्करी रोकने पर केंद्रित थी। लेकिन खतरा स्पष्ट है। खुली सीमा से अस्थिरता फैल सकती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह जैसे युवा नेता भारत विरोधी धारणा फैला सकते हैं। नेपाल का चीन की ओर झुकाव भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को चुनौती देता है। 2025 में अरुणाचल प्रदेश पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान का कथित समर्थन चीन को फायदा पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा की निंदा की है और शांति की अपील की गई है, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों की स्थिरता से हमें सबक लेना होगा। भारत की मजबूती इसकी संस्थाओं में है। भारत लोकतंत्र मजबूत है। 1.4 अरब की आबादी और आर्थिक वृद्धि इसे बफर देती है, लेकिन फ्लैश पॉइंट्स है सीमा पर तस्करी, माओवादी प्रभाव और युवा असंतोष। एक्स पर भारतीय विपक्ष नेपाल स्टाइल विद्रोह की चेतावनी दे रहा है। यदि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अनियंत्रित रही तो सोशल मीडिया बैन जैसे कदम उल्टे पड़ सकते हैं। खासकर चिंताजनक है पड़ोसी देशों से करोड़ों अवैध प्रवासियों की मौजूदगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं, जिनमें से 5 मिलियन असम में है। नेपाल से अनुमानित 28 लाख अवैध प्रवासी हैं, जबकि म्यांमार से 50,000 से 1 लाख चीन और रोहिंग्या प्रवासी मुख्य रूप से मिजोरम, मणिपुर और दिल्ली में बसे हैं। यदि नेपाल जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न होती है, यानी आर्थिक संकट, युवा विद्रोह या राजनीतिक अस्थिरता, तो ये प्रवासी भारत की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये संख्या ही नहीं बल्कि इसके द्वारा लगाए जाने वाले खतरे भी गंभीर हैं। बांग्लादेशी अवैध प्रवासी आतंकवाद, अपराध दर में वृद्धि और धार्मिक असहिष्णुता से जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले ये प्रवासी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, जो नागपुर दंगों जैसी घटनाओं से जुड़े पाए गए हैं। रोहिंग्या प्रवासियों को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, क्योंकि कुछ मिलिटेंट समूह से वो सहानुभूति रखते हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में सक्रिय हो सकते हैं। नेपाल से माओवादी प्रभाव नस्लवाद को बढ़ावा दे सकता है, जबकि म्यांमार के प्रवासी मणिपुर हिंसा को भड़का रहे हैं, जहां 50,000 से अधिक अवैध प्रवासियों ने स्थानीय समुदायों के बीच तनाव पैदा किया है। ये नकली पहचान पत्र वाले प्रवासी वोटर लिस्ट में घुसपैठ करते हैं और आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। नेपाल जैसी अराजकता में ये समूह विद्रोह का ईंधन बन सकते हैं, सीमा पार तस्करी बढ़ा सकते हैं या पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए प्रॉक्सी बन सकते हैं। तो क्या भारत प्रतिरक्षित है? इज इंडिया इम्यून? आंशिक रूप से हाँ, संस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। नेपाल को स्थिर रखने के लिए भारत को आर्थिक सहायता बढ़ानी चाहिए। छात्रवृत्तियां, रोजगार अवसर, सुशीला कार्की जैसे नेताओं से संवाद करें जो भारत को नमस्कार करती हैं। साझा सीमा पर संयुक्त निगरानी मजबूत करें। दक्षिण एशिया में साझा विरासत यानी हिंदू बौद्ध को हथियार बनाएं, न कि विवाद को। साथ ही अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाएं। NRC CAA का कड़ाई से अमल और सीमा फेंसिंग को जरूरी बनाएं। युवा क्रोध को नजरअंदाज करने का अंजाम अराजकता है। भारत जो विश्व गुरु बनने की राह पर है, उसको पड़ोसी की स्थिरता को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी, अन्यथा हिमालय की चोटियों को सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं बल्कि अस्थिरता का प्रतीक भी बन सकती हैं। हम क्या सीखेंगे ये तो समय बताएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ताजा तरीन जानकारी इसी तरह से मिलती रहे। हम जल्द हाजिर होंगे एक नया विषय लेकर। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।